अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। हरियाणा के लिए खरीफ मक्के की अधिक उपज देने वाली प्रजातियां और उन्नत बुवाई तकनीक। धान रोपाई यंत्र की उपयोगिता और विशेषताएं। वर्षा ऋतु में दुधारू पशुओं को रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण पर जानकारी। हरियाणा में मुख्यतः अधिक पानी चाहने वाली फसलें गेहूं और धान रोपाई लगाई जाती है, लेकिन सिंचाई जल के कम होते स्रोत और घटते जल स्तर को ध्यान में रखते हुए किसानों को अपने फसल चक्र में कम पानी चाहने वाली फसलों को ही समाहित करना होगा, जिसमें खरीफ में सबसे अच्छा विकल्प है मक्का की खेती, जिससे आप कम सिंचाई में भरपूर पैदावार और लाभ ले सकते हैं। तो आप किस तरह से करें मक्के की उन्नत बुवाई, इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय करनाल के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मेहरचंद कंबोज। सबसे पहले तो किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि सभी जानते हैं हरियाणा में गेहूं और धान का फसल चक्कर मुख्य फसल चक्कर है। इस फसल चक्कर की वजह से कई समस्याएं आ चुकी हैं। एक तो पानी का जो लेवल है ज़मीन के नीचे वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे जा रहा है और आने वाले समय में गंभीर समस्या होने जा रही है ये पानी की। तो इसीलिए मक्की काश्त करनी चाहिए। दूसरी समस्या ये आई है कि खरपतवार की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से समस्या बढ़ी है खरपतवार की, और भूमि क्योंकि पाड़े काटने पड़ते हैं धान की रोपाई में, उसकी वजह से भूमि की जो बनावट है वो भी ख़राब हुई है। इसलिए भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए, भूमि की बनावट को सही तरीके से रखने के लिए और पानी का जो ये हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, इसको रोकने के लिए मक्की की काश्त इसमें अहम योगदान दे सकती है। जहाँ तक बिजाई के समय की बात है, मक्की के बिजाई का जो सही समय है खरीफ में वो 25 जून से लेकर के 20 जुलाई है, और किसान भाइयों को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि 20 जुलाई तक मक्का की काश्त हो जानी चाहिए। यदि किसी कारणवश इसके बाद काश्त करनी पड़े, धान की रोपाई ना हो पाए और किसान भाई मक्की काश्त करना चाहें, उस हालात के अंदर आप जुलाई में अगेती पकने वाली किस्मों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि अगस्त और सितंबर में बिजाई करना चाहें मक्की की, तो आप बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न इनकी काश्त कर सकते हैं, क्योंकि बेबी कॉर्न के लिए हमें दिसंबर जनवरी 2 महीनों को छोड़ करके पूरे साल इसकी काश्त की जा सकती है। जहाँ तक किस्मों की बात है, मक्का कई प्रकार की है। जो आम मक्का है उसके अंदर 2 प्रकार की होती हैं, सफ़ेद मक्का और पीली मक्का। सफ़ेद मक्का में HM2, HM5 किस्में हैं। इसमें HM5 बहुत ही अच्छी किस्म है, 30 क्विंटल प्रति एकड़ से ज़्यादा पैदावार देने की इसमें क्षमता है। किसान भाई इसकी काश्त कर सकते हैं। और पीली दाने वाली में HM4, HM8, HM9, HM10 और HM11 ये किस्में हैं। HM4, HM8 मध्यम अवधि वाली किस्म है
और बाकी सारी देर से पकने वाली किस्में हैं। जो मध्यम किस्में हैं वो 84-85 दिन लेती हैं और बाकी किस्में 90 से 92 दिन लेती हैं पकने में। तो किसान भाई इनकी काश्त कर सकते हैं। इनके अलावा उच्च क्वालिटी मक्का, क्योंकि मक्का हम जानते हैं जैसे कि ज़्यादातर मक्का या तो खाने में इस्तेमाल होता है या पशुओं के फीड के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए इसकी गुणवत्ता अच्छी होना ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए कि इसकी गुणवत्ता बढ़ाई जाए और इसके अंदर से 4 ऐसी किस्में तैयार की गई हैं जो उच्च क्वालिटी की है और उच्च क्वालिटी मक्का भी कहते हैं इसको, और QPM भी। 4 जो किस्में हैं HQPM 1, HQPM 4, HQPM 5 और HQPM 7, ये देश की सर्वश्रेष्ठ किस्में हैं उच्च क्वालिटी मक्का में। जो इनकी गुणवत्ता है बहुत ज़्यादा उच्च क्वालिटी की है और यदि इनको फीड में इस्तेमाल किया जाए तो ये पशुओं के लिए, क्योंकि समस्या पशुओं के अंदर भी है, उनको भी सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो गाय ज़्यादा दूध देगी और जो एनिमल्स हमारे मीट वाले हैं उनकी मीट की पैदावार ज़्यादा आएगी और वो कम अवधि में ही तैयार हो जाएंगे। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं इसकी खेती हेतु भूमि का चुनाव एवं तैयारी की। तो समतल भूमि, हल्की दोमट मिट्टी के साथ साथ उचित जल निकास वाली भूमि खरीफ मक्के की खेती के लिए उपयुक्त है। पिछली फसल कटने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई 2 से 3 बार डिस्क हैरो या देशी हल से जुताई करने के बाद पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेते हैं। मिट्टी जनित कीड़ों से बचाव के लिए 25 किलोग्राम क्लोरोपाइरिफास 5% धूल खेत में भुरकाव कर मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। मक्के की खेती रिस बेड बनाकर करना खरीफ के लिए उपयुक्त विधि है। और खाद की मात्रा जो सिफारिश की गई है भूमि टेस्ट होने के बाद, उसके बेस पे ही खादों का प्रयोग करें। जहाँ तक मक्का की बात है, बिजाई के समय 40 किलोग्राम DAP और 35 किलोग्राम पोटास, 10 किलोग्राम जिंक और 15 किलोग्राम यूरिया बिजाई के समय, बिजाई से पहले खेत में मिला दें। दूसरा ये है कि बीज वैसे तो ज़्यादातर कंपनियां ट्रीट करके देती हैं और यदि उपचार नहीं किया हुआ है, बीज का उपचार करना है। इसके लिए 7 ml इमिडाक्लोप्रिड ये इंसेक्टिसाइड है और 4 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसका उपचार जरूर करें। और बिजाई हमेशा मेड़ पर करें। बिजाई जो है खूड पे ही करनी है, क्योंकि डोलियों के ऊपर बिजाई करने से 2-3 फायदे हैं। एक तो यदि बरसात ज़्यादा हो जाए पौधा मरता नहीं और ज़्यादा इसमें जमाव होता है, जो बढ़वार है पौधे की वो भी तेज़ी से होती है। यदि पानी के अंदर साल्ट हो, क्योंकि साल्ट हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, तो इसलिए थोड़ा साइड में बिजाई करें। 1 एकड़ के लिए 8 किलोग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है। आम मक्का और QPM उच्च क्वालिटी मक्का में लाइन से लाइन के बीच की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखें, जो रिकमेंडेड वैरायटीज़ हैं जिनका जो सिफारिश की गई है उन्हीं किस्मों का इस्तेमाल करें तो बीमारी की समस्या नहीं आती, ये बीमारी के अवरोधी है। इसके बाद हल्की सिंचाई कर दें और 2-3 दिन के बाद जैसे ही पाँव रखने लायक स्थिति हो खेत में, उसके बाद वीडीसाइड खरपतवार नाशक 600 ग्राम एट्राजीन 200 लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव कर दें। ऐसा करने से लगभग 1 महीने तक खरपतवार की समस्या खेत में समाप्त हो जाती है और उसके बाद जरूरत पड़ने पर 1 या 2 खुदी किसान भाई कर सकते हैं अच्छी पैदावार लेने के लिए। लगभग 2.5 बैग की यूरिया की जरूरत पड़ती है। इसके बाद उसको 2 या 3 बारी में डालें। एक तो जब घुटने तक आ जाए फसल और एक जब झंडे आते हैं उस समय इसमें मिट्टी भी जरूर चढ़ा दें। उससे ये फायदा होगा कि गिरने की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। इसमें समय ज़्यादा लगता है, इसलिए किसान भाइयों से गुजारिश है कि इससे ज़्यादा मुनाफा लेने के लिए इसके साथ अंतर फसलें जो कम अवधि की फसलें हैं वो साथ में किसान भाई ले सकते हैं।
हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, यमुनानगर आदि जिलों में खरीफ मौसम में धान की खेती बड़े एरिया में की जाती है और बहुत से किसान इसकी खेती रोपा विधि से भी करते हैं। लेकिन धान का रोपा लगाते समय मजदूरों की समस्या देखने को मिलती है। यदि आप हमारे कृषि अभियंताओं द्वारा निर्मित धान रोपाई यंत्र का उपयोग करें तो इस समस्या से बच सकते हैं। अतः ये धान रोपाई यंत्र किस तरह कार्य करता है तथा इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार। हम लोग देख रहे हैं कि अब खरीफ का मौसम शुरू हो गया और धान लगाने का मौसम भी आ रहा है। लोग धान के लिए चिंतित भी हो रहे हैं। तो धान के जब आप देखेंगे कि जब हम लोग खेतों में लगाते हैं, नर्सरी बना करके ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उस वक्त मजदूर का बहुत सारा कमी हो जाता है। हमारे किसान भाई जैसे तैसे करके धान की नर्सरी तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन जब बात इसकी रुपाई की आती है तो अक्सर मजदूर समय से न मिलने पर धान की रुपाई का कार्य समय पर नहीं हो पाता। साथ ही मजदूरों से कार्य कराने में लागत व समय अधिक लगता है। किसान भाइयों की इस समस्या का समाधान है धान रुपाई यंत्र। तो आइए जानते हैं इस यंत्र के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा धान लगाने का जो मशीन है वो कहलाता है राइस ट्रांसप्लांटर। तो इसमें 2-3 तरह का मशीन है। एक तो सिंगल व्हील एट्रो राइस ट्रांसप्लांटर है, एक 4 व्हील एट्रो राइस ट्रांसप्लांटर है, एक 4 रो राइस ट्रांसप्लांटर है जो कि पेट्रोल ऑपरेटेड है। और ये जो एट्रो राइस ट्रांसप्लांटर जो सिंगल व्हील है या 4 व्हील है, ये हमारा डीजल ऑपरेटेड है। तो स्वाभाविक है जो डीजल ऑपरेटेड मशीन है, जो हमारा इनिशियल कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है और पेट्रोल के अपेक्षा पेट्रोल में इनिशियल कॉस्ट जो परचेज कॉस्ट होता है वो थोड़ा कम होता है। तो और जो यूजेबल कॉस्ट है वो पेट्रोल में ज़्यादा होता है और डीजल इंजन का अगर डीजल ऑपरेटेड है तो वो हमारा यूजेबल कॉस्ट थोड़ा कम पड़ेगा पेट्रोल की तुलना में। किसान भाइयों, धान रुपाई यंत्र से पौध रुपाई कैसे करना है, आइए इसके लिए जानते हैं इसकी कार्य विधि के बारे में। तो सर्वप्रथम हम लोग करते हैं कि इसका नर्सरी अलग ढंग से तैयार करते हैं जो मैट टाइप नर्सरी कहलाता है। इसमें भी मैट टाइप नर्सरी बना करके 18 से 22 दिन का जो नर्सरी तैयार होता है उसको हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें या 8 रो का ट्रे बना हुआ है या फिर 4 रो का ट्रे बना हुआ है। तो उसमें हम लोग नर्सरी को उसके हिसाब से रख देते हैं उस पर ट्रे पर। और जो हमारा आगे का चक्का होगा वो केज व्हील टाइप का होगा जो कि हमारे कादों की ज़मीन में अच्छी तरह चले। और पीछे का चक्का हम लोग हटा लेते हैं। सिंगल व्हील की बात करें तो पीछे का चक्का दोनों हटा लेते हैं। तो एक व्हील है जो एक ही व्हील रहता है जो खेत में चलता है और वो बाकी का पीछे का पोर्शन वो ससरते जाता है, खींचता है और वो ससरते जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये तो हमारा 8 रो राइस ट्रांसप्लांटर की बात करें। और अगर 4 व्हील ड्राइव की बात करें तो उसमें हमारा 4 चक्का लगा रहता है, चारों केज व्हील रहता है और हमारा ट्रे बना रहता है। 8 रो में हम लोग नर्सरी जो मैट टाइप तैयार करें उसको प्लेस कर देते हैं। उसके बाद हम लोग उसको जो हमारा खेत तैयार करके खेत पूरी तरह कादो होना चाहिए, उसमें 1 से करीब 2 से 3 सेंटीमीटर तक हमारा पानी उसमें रहना चाहिए कदवा करने के बाद। और उसमें हम लोग नर्सरी को रख करके उसको चलाते हैं। धान रोपाई यंत्र से रोपाई करने में कितना खर्च आता है और इससे रोपाई करने से क्या लाभ है, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। तो अगर हम जो ट्रांसप्लांटिंग जो हम मशीन के द्वारा करते हैं तो हम लोग किसान भाई अगर देखेंगे तो एक घंटे में अगर करें तो लगभग 0.14 हेक्टेयर के आसपास हम लोग 1 घंटे में करते हैं। और एक दिन की बात करें तो करीब 2 से 2.5 हेक्टेयर के तक हम लोग इसको आराम से ट्रांसप्लांट खेतों में धान के पौधे को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कीमत की बात करें जो हमारा 1 हेक्टेयर में जो कीमत आएगा वो करीब 5,800 रुपया यानी 6,000 के आसपास आता है। और अगर मजदूर के द्वारा अगर हम ट्रांसप्लांट कराते हैं, अगर 300 रुपया प्रति मजदूर रखें तो 30 मजदूर 1 हेक्टेयर में लगभग लगता है। और अगर इसकी बात करें तो करीब 9,000 के बात होता है। तो अगर 6,000 और 9,000 की बात करें तो 3,000 का इसमें डायरेक्ट सेविंग है। और मशीन हमारा जो है ये अगर हम एक बार खरीद लेते हैं तो कई साल चलता है और बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग इसका व्यवहार कर सकते हैं। किसान भाइयों, धान रोपाई यंत्र की कीमत कितनी है और इसकी खरीदी पर शासन द्वारा कितना अनुदान देय है एवं ये अनुदान आपको कहां से प्राप्त होगा, आइए जानते हैं। इसका प्राइस अभी जो करंट प्राइस है सिंगल व्हील ड्राइव का वो लगभग 2,60,000 के आसपास है। और अगर 4 व्हील ड्राइव की बात करें तो वो थोड़ा कॉस्टली है, वो करीब 11 लाख से 16 लाख तक शुरू होता है। और वो हमारे ख्याल से वो जो ग्रुप ऑफ फार्मर बन करके या कोई
एक ग्रुप बना करके ले और उसको व्यवहार करें तो बहुत ही अच्छा है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के अधिकतर किसान कृषि के साथ साथ पशुपालन करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान समय में प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है और इस मौसम में संक्रमण के द्वारा पशुओं में कई तरह के रोगों के आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ऐसे में किसान इन संक्रामक रोगों से अपने दुधारू पशुओं को बचाने के लिए उनका टीकाकरण कब करवाएं, इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं लुवास विश्वविद्यालय हिसार के पशु चिकित्सक डॉक्टर नीलेश सिंधु से। टीकाकरण जो गाय और भैंसों में, बड़े पशुओं में, इनमें गलघोटू का और मुंह खुर का होता है। एक तीसरी बीमारी होती है BQ ब्लैक वाटर, उसका भी होता है लेकिन वो हरियाणा में बहुत कम संख्या में पाया जाता है। ऐसे ये बीमारी हरियाणा प्रदेश का किसान खेती के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय अपनाकर काफी अच्छा मुनाफा कमा रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि वे अपने पशुओं का ख्याल रखें। मुंह खुर ऐसी बीमारी है जो कि मुंह में छाले होते हैं और खुर में सूजन होती है और कीड़े भी पड़ जाते हैं और ये एक वायरल बीमारी है। इसके लिए हरियाणा में टीकाकरण मुफ्त होता है, पशुपालक के द्वार पर होता है, घर पर। हर डॉक्टर, हर हमारे VLDA भाई सब घर पर जाकर पशुपालक के टीकाकरण करते हैं और यह टीकाकरण साल में 2 बार होता है, बरसात से पहले और सर्दियाँ शुरू होने से पहले, क्योंकि इस टाइम पर पशु के अंदर स्ट्रेस, तनाव आ जाता है और उससे यह वायरस जल्दी से फैल सकता है। इसीलिए मैं पशुपालक को ये कहना चाहता हूँ कि आप सब मुंह खुर के टीके जरूर लगवाएं। कई बार पशुपालक यह शिकायत करते हैं कि जी टीकाकरण होने के बाद, मुंह खुर का टीकाकरण होने के बाद पशुओं में दूध कम हो जाता है। तो यह एक मिथ है, मतलब यह सच्चाई नहीं है, क्योंकि मुंह खुर के टीके से ऐसा कोई जीवाणु विषाणु नहीं होता है जिससे कि दूध कम हो जाए। पशु इस बदलते मौसम में वैसे ही तनाव में होता है, उसके कारण दूध कम होता है। और अगर हम पशु की जान हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर 1 या 2 किलो दूध अगर कम होता भी है इस मौसम के बदलाव के कारण, तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। पशु की जान हमारे लिए मायने रखती है। अगर हम लगातार टीकाकरण नहीं कराते तो पशु की जान को खतरा हो सकता है। इस मौसम में पशुओं में अक्सर गलघोटू की बीमारी हो जाती है, जो कि काफी जानलेवा है। ये सभी पशुओं में पाई जाती है। यदि पशु को सांस लेने में कोई तकलीफ होती है तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। गलघोटू एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी होती है और थनैला रोग के बाद दूसरी ऐसी बीमारी है जो कि हमारे पशुपालकों को सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। इसमें एकदम तेज़ बुखार आके और गले में सूजन आ जाती है और गले में पशु कुछ खा नहीं पाता। इसमें इसके लिए कीटाणु होता है पास्चुरोला बहुत ही खतरनाक है। वो कई बार तो उससे आदमियों में भी बीमारी हो जाती है, इसलिए यह बीमारी काफ़ी खतरनाक है। हमें ये ध्यान रखना होगा पशुपालकों को कि गलघोटू के टीके जो भी साल में 2 बार आते हैं, 2 बार लगाते हैं, वो भी हमारे घर पर द्वार पर लगते हैं। यह भी निःशुल्क होता है, उसमें कोई हमारे पैसा नहीं दिया जाता। तो यह ज़रूर लगवाएं ताकि जो पशु के अंदर इम्यूनिटी आए, रोग से लड़ने की क्षमता आए, इससे पशु ठीक रहेगा। किसान भाइयों, अपने पशु का पूरा ख्याल रखें। जरूरी ये है कि जब भी पशु चिकित्सक पशुओं को आवश्यक टीके लगवाएं, तो पशुओं के सभी टीके लगवाएं। पशुपालक जितना ख्याल अपने पशुओं का रखेंगे, उनके पशु भी उनके लिए लाभकारी बने रहेंगे।
तीसरा टीकाकरण होता है BQ ब्लैक वाटर। इसमें पैर में लंगड़ापन आ जाता है पशु में, और इसके कारण पशु चलने में और घूमने में असमर्थ हो जाता है। कई बार तो वो लगातार बैठ भी जाता है। तो इसके लिए साल में एक बार टीकाकरण होता है। खुशी की बात है कि हरियाणा में यह बीमारी बहुत कम है। तो इसके लिए जिस एरिया में होता है तो पशु चिकित्सक उस एरिया में BQ का टीका लगाते हैं। कभी भी टीकाकरण के बाद थोड़ा बहुत अगर बुखार भी आता है तो चिंता की बात नहीं है। ये एंटीजन होता है। एंटीजन कई बार ऐसे एंटीजन है वो फीवर होता है। हम छोटे बच्चे को भी टीका लगवाते हैं अपने आदमियों में, तो एक दिन बुखार भी आता है तो उसमें चिंता की बात नहीं होती। इसी तरह से इसमें भी होती है। अगर एक दिन बुखार भी आता है, एक दिन दूध कम भी होता है तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन पशु की जान सुरक्षित रहती है और आगे के लिए कभी भी कोई समस्या नहीं है। बहरहाल जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि दुधारू पशु अपने मालिक को भारी मुनाफा देते हैं, लेकिन यदि उनका ख्याल ना रखा जाए और यदि जानलेवा बीमारियों से उनका बचाव ना किया जाए तो यही पशुधन आपकी जेब ढीली भी करवा सकता है। जिस प्रकार से हम पशुधन से धन कमाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका विशेष ख्याल भी रखें। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव लोहारू जिला भिवानी से सुनील सिंह जी ने। यह अजोला की निर्माण तकनीक एवं इसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुनील सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। समय अब आ गया है कि अजोला को हम लोग अपने खेतों में उपयोग करें, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि जो मिट्टी को हम लोग स्वास्थ्य सुधारें, उसमें ये अजोला एक अहम रोल अदा करता है। अजोला एक प्राकृतिक फर्न है। किसान भाइयों, अगर आप अजोला यूनिट लगाना चाहते हैं तो आप किस तरह से अजोला की यूनिट को तैयार करें, साथ ही इसमें गोबर एवं मिट्टी किस तरह से डालें और अजोला का कितना कल्चर डालना चाहिए, आइए जानते हैं। ये परमानेंट स्ट्रक्चर आपके सामने एक बनाया गया है जो ईंट और छड़ के द्वारा बनाया गया है। अगर किसान भाई अपने घर पर अस्थायी रूप से इसको अगर आप जैसे 2.5 मीटर लंबा, आधा मीटर गहरा, 1.5 मीटर आपके पास चौड़ा, इतना अगर साइज में अगर आप बनाते हैं, इसमें 1 किलो अजोला ला करके आप डाल दीजिए। कैसे इसको अगर बनाएं, इसके बाद 5 से 10 सेंटीमीटर आप इसमें मिट्टी भर दें, उर्वरक मिट्टी आप लेकर के भर दें। उसके बाद 5 किलो गोबर 15 से 20 लीटर पानी में घोल लीजिए। घोल करके छान करके इस गड्ढे में डाल देते हैं और पानी भर देते हैं। SSP या DAP जो भी खाद आपके पास फास्फोरस वाली खाद उपलब्ध है, 5 दिन के अंतराल पर 10 से 15 ग्राम मात्रा लेकर के आप उसमें छिड़कते रहें। उसके बाद अगर अजोला इसमें 1 किलो अजोला अगर हम डाल दिए तो आपको 15 से 20 दिन के बाद इसमें स्थिति ये आ जाएगी इतने साइज में कि 1 किलो सुबह और 1 किलो शाम को आप अजोला को निकाल करके पशु चारा के रूप में आप खिला सकते हैं। और साथ ही इसमें चूंकि फाइबर की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है, प्रोटीन होता है। किसान भाइयों, अजोला यूनिट तैयार करने के बाद अब बात आती है कि आप अजोला के अच्छे उत्पादन हेतु कौन सी प्रजातियों का चयन करें। साथ ही अजोला यूनिट तैयार करने में आपको कितना खर्च आएगा, आइए जानते हैं। इस यूनिट को अगर आप बनाते हैं तो 2,500 के रुपए के आसपास खर्चा आता है। खर्चा में आपको बस प्लास्टिक खरीदना है और लेबर चार्ज लगेगा, और अजोला 1 किलो ले सकते हैं। इसमें एक सावधानी बरतनी ये है कि मात्र 4 प्रजाति है, जो जैसे अजोला सबोर 1, अजोला सबोर 2 और माइक्रोफिला कैरोलिनियाना, यही 4 प्रजाति है जो बिहार में हमारे जानवरों को खिलाने के लिए सफल है।
ये यहाँ पर देख रहे हैं कि हम बात कर रहे थे कि 5 से 7 पीएच मेंटेन रहे पानी का। इस पीएच को अपने अनुभव के आधार पर पानी का कलर देखेंगे। जैसे ही अगर थोड़ा सा गंदा काला की तरफ हरा की तरफ बढ़ना शुरू होता है तो आप समझेंगे कि हमारा पीएच नीचे की तरफ आ गया है। तो उस स्थिति में आपको पानी बदलना बहुत ही जरूरी है। साथ ही आपसे ये छाया होना चाहिए। इस तरह का नेट लगा देते हैं। अगर नेट ये लग जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो सूरज की रोशनी आएगी आधी मात्रा छन करके आएगी, और छन करके जब आएगी तो हमारा तापक्रम यहाँ पर मेंटेन रहेगा। लगभग 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, मैक्सिमम 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहेगा। मिनिमम 8 से 10 डिग्री टेम्परेचर पर भी इस पर बहुत अच्छा इस अजोला की खेती की जा सकती है। किसान भाइयों, अजोला तैयार हो जाने के बाद आप इसका प्रयोग किस किस तरह से कर सकते हैं और इसके क्या लाभ हैं, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। अजोला का अगर किसान भाई कोई उपयोग करते हैं तो उससे संभव है कि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास हम खेत में अपने धान के खेत में उपयोग कर रहे हैं उसका 25 से 30% भी बचत की जा सकती है। ये अजोला का एक बहुत बड़ा महत्व है हमारे किसानों के खेती के लिए। साथ ही इसका उपयोग हम पशु चारे के रूप में करते हैं, जिससे अगर 1 किलो सुबह और 1 किलो शाम को अगर इस अजोला को खिलाए तो निश्चित रूप से 8 से लेकर 15% उसके दूध में बढ़ोतरी होगी। 1 किलो अजोला लेकर के अपने क्षेत्र में और लगभग प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आप इसका उपयोग कर दें, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की उपलब्धता को खेत में बनाए रखता है, जिससे हमारी धान की फसल बहुत अच्छी होती है, जिससे पौधा का बढ़वार अच्छा होता है और उपज आपका सही ढंग से प्राप्त होता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छे उत्पादन के लिए गन्ने की फसल में की जाने वाली जरूरी प्रबंधन, भरपूर उत्पादन के लिए मूंगफली की वैज्ञानिक खेती। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatar.hp@etv.co.in। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।